क्वेश्चन है बेटा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है कि खिलौना जो है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है। इस तरीके से इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इस तरीके से ये खिलौना बनाया गया है। इस खिलौने की जो त्रिज्या है वो r बराबर हमें दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। और इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखी है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। अगर हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालना चाहें तो हम इस अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे। तो खिलौने की शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है कितनी, 15.5 माइनस करेंगे इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 3 जाएगी 12, यानी 12 सेंटीमीटर इस खिलौने शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बचेगी, यानी इसकी एज हाइट। और त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अगर हमें बात करें कि इसकी अगर संपूर्ण पृष्ठ में निकालना है तो हमें सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई भी पता करनी चाहिए। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, ठीक, जिसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। वैल्यू को पुट करेंगे बेटा, L बराबर रूट h हमने निकाली है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए L बराबर अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर आएगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। इन दोनों को जोड़ देंगे तो L बराबर अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 156.25। इसका जब रूट लेंगे तो L बराबर वैल्यू निकल करके आएगी, इसका स्क्वायर 15,625 डायरेक्ट स्क्वायर होता है 125 का, तो यहाँ से वर्गमूल लेंगे, दो एक का दशमलव लग जाएगा, कितना आएगी 12.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हमारी L भी है, H भी है और R भी है। अब तो संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई, संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है हमसे। तो संपूर्ण खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंक्वाकार वक्र का फॉर्मूला होता है πr/l प्लस इसका होता है, गोले का होता है 4πr²। इसका आधा कर देंगे तो 2πr²। त्रिज्या दोनों की समान है, यहाँ से देखिए पाई और r हमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, l प्लस 2r। वैल्यू को पुट कर दूँ तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r हमें दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 L हमने निकाली कितनी, 12.5 प्लस 2 इंटू R हमें दे रखी है 3.5। तो यहाँ से इसका दशमलव हटा देते हैं तो 22/7 गुणे
35/10। इनको जब जोड़ेंगे 12.5 प्लस इसका जब दोगुना करेंगे हो जाएगी 7। तो यहाँ से 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 11। तो यहाँ से मतलब सिर्फ हमें 11 गुणे इसको जब जोड़ेंगे तो 12 और 7 हो जाएंगे 19.5। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस पूरे खिलौने का जो संपूर्ण प्रश्न निकल के आएगा वो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला बना लगा है। तो पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास जो है वो 5 mm है। तो मान लीजिए बेटा एक इस तरीके से कैप्सूल है, ठीक। इस कैप्सूल पर ये अर्धगोला लगा हुआ है दोनों साइड से, ठीक, आधा इधर से आधा इधर से। और इस कैप्सूल की जो पूरी लंबाई जो दे रखी है वो 14 mm दे रखी है। कितनी? 14 mm दे रखी है। तो ऐसे कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई दे रखी है 14 mm। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखा है कि इस कैप्सूल का जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये जो व्यास दे रखा है वो 5 mm दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 mm। तो कैप्सूल का व्यास 5 mm। अगर हम बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या जब व्यास की आधी होगी तो 5/2 mm, 5 का आधा कर दिया। अब हमें क्या पूछा गया कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले बेटा यहाँ से यहाँ तक, तो कैप्सूल का बेलनाकार भाग भी है, तो कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई निकालते हैं। बेलनाकार भाग की लंबाई, तो लंबाई क्या होगी? बेलनाकार भाग की जो लंबाई निकल के आएगी वो होगी संपूर्ण लंबाई माइनस 2 गुणे त्रिज्या खिलौने की, क्योंकि दोनों साइड से ये गोलाकार भाग है, अर्धगोलाकार। तो संपूर्ण लंबाई जो हमारे पास है वो 14 mm है, ठीक। माइनस करेंगे 2 गुणे त्रिज्या है 5/2 mm, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 14 में से जब 5 को कम करेंगे आएगी कितनी? 9 mm इसकी लंबाई आएगी। इसी को हम हाइट भी मान सकते हैं। अब हमें कैप्सूल का जो पूरा भाग निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कितना कि बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। फॉर्मूले में फॉर्मूला रखते हैं दोनों के। तो बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस 2 गुणे 2πr²। तो यहाँ से देखिए बेटा 2πr/h प्लस 2 दूनी 4, तो 4πr²। यहाँ से देखिए 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2πr ब्रैकेट बचेगा h प्लस 2r। वैल्यू को पुट करो तो 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, r हमारे पास है कितनी? 5/2। h हमने निकाली थी, यानी कि इसकी बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी है? 9 mm निकाली थी। 9 प्लस 2 गुणे 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, नहीं, 2 से 2 ये कट रहा है। तो यहाँ से बचा 22 पंचे 110 होता है अपॉन 7, और यहाँ से 9 और 5 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 110 दूनी हो जाएगा 220 mm²।
यानी इस खिलौने का जो कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया वो 220 mm² निकल के आएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, हमने क्वेश्चन को पहले ही लिख के रखा है। तीसरा क्वेश्चन है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दे रखी है, तो हमें पूछा गया है कि इस तंबू में प्रयुक्त कैनवास, यानी जो तंबू बनाया गया है उस तंबू का कैनवास कितना लगा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें इसकी लागत भी बतानी है कि अगर कैनवास का मूल्य 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितने रुपए का कैनवास लगा होगा, जबकि तंबू में आधार पर कुछ भी नहीं बिछा हुआ है। तो मानते हैं बेटा कि इस तरीके से एक बेलनाकार तंबू है और इस पर एक शंक्वाकार इस तरीके से अध्यारोपित है, तो इस तरीके से ये भाग बना होगा और ये भाग बना होगा। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो दे रखी है, क्या दे रखा है कि जिस पर शंकु अध्यारोपित, जिसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई दे रखी है वो 2.1 मीटर दे रखी है। तो तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर दे रखा है 2.1 मीटर। इसके बाद हमें दे रखा है क्या, तंबू की त्रिज्या, तंबू की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी है, यानी कि हमें व्यास दे रखा है 4 मीटर, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, कितनी आएगी 2 मीटर। और इसकी स्लैंट हाइट भी आपको दे रखी है। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है 2, स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। अब हमारे पास हमें सब कुछ दे दिया, जो चीज़ हमें सवाल में दी जाती है उसको हम सबसे पहले एक साथ नोट कर लेते हैं। ठीक, यानी L बराबर आपकी होगी 2.8 मीटर, R निकल के आई है 2 मीटर और H दे रखी है 2.1 मीटर। अब तंबू में प्रयुक्त, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो कहाँ का तंबू में क्षेत्रफल, सबसे पहले यहाँ लगा होगा और ये लगा होगा इस तरीके से। तो हम क्या निकालते हैं, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला लगेगा 2πr/h प्लस बेलनाकार का वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला लगेगा πr/l। शंक्वाकार के लिए बेलनाकार का 2πr/h और शंक्वाकार का πr/l। वैल्यू यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्योंकि समान है, तो पाई और r कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई r कॉमन ले लेंगे, क्या बचा यहाँ से 2 बचा और h, तो 2h प्लस l। वैल्यू को पुट कर दो 22/7, r की वैल्यू दे रखी है कितनी 2 मीटर, h 2 गुणे h दे रखा है 2.1 मीटर प्लस l दे रखी है हमें, l हमने दे रखी है 2.8 मीटर। ठीक, वैल्यू को पुट कर दो, 22 दूनी 44 हो जाएगा बटे 7, 21 दूनी 42, 4.2 प्लस 2.8। इसको जब ऐड करेंगे तो 44/7 गुणे 8 और 2 10 की 0, यहाँ से लगी 1 2 2 4 और 1 5, 5.0 सॉरी 4 8 2 10 की 0, 4 2 6 और 1 7 सॉरी
कितना हो जाएगा 7.0, यानी 42 में 28 जोड़ो 70 होते, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अभी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो आपका निकल के आया 44 वर्ग मीटर। लेकिन सवाल में हमें एक चीज़ और पूछी गई है कि तंबू बनाने में प्रयुक्त कितने रुपए का कैनवास लगा होगा। तो 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत दे रखी है, कि लागत कितनी दे रखी है 500 रुपये। इसलिए बेटा 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत हो जाएगी 500 गुणे 44। इसमें मल्टीप्लाई करें, 44 पंचे होते हैं 220 और 2 जीरो, और कितना आएगा 22,000 रुपये का जो टोटल कैनवास है वो इस तंबू बनाने में प्रयुक्त होगा। इसी क्रम में बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 धातु के ठोस घन की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने ठोस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको मान लो 3 घन दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक। इसका आयतन, इसकी भुजा प्लस इस तरीके से, और प्लस उससे थोड़ा बड़ा भी है। इस तरीके से घन दे रखे, अब इनको पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है इस तरीके से। जब बड़ा घन बनेगा तो एक चीज़ बताओ बेटा, कोई सी चीज़ हो अगर इनको पिघलाएंगे और इसमें कोई सी भी क्षति नहीं होती तो बड़ी बनेगी चीज़, तीनों को पिघला करके जब बनाई जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब वो बड़ी बनेगी तो इनके आयतन भी बराबर है। ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, और ये 5 सेंटीमीटर का है। अगर इनके आयतनों को जोड़ दिया जाए तो इसका आयतन मानते हैं, इसकी भुजा ए है, कितनी है ए सेंटीमीटर की है, तो इनका आयतन बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो तीनों घनों को हम मान लेते हैं, माना तीनों घनों को पिघलाकर ए सेंटीमीटर भुजा का घन बनाया जाता है। जब ए सेंटीमीटर का घन बनाया जाएगा तो जो चीज़ पिघलाई जाएगी उनका आयतन बड़े के बराबर हो जाएगा। तो तीनों घनों के आयतनों का योग, तीनों घनों के आयतनों का योग बराबर होगा बड़े घन का आयतन। इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 100% इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसलिए कभी गोलियों को पिघलाया जाएगा, कहीं किसी को बेलन को पिघलाया जाएगा। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि इनको पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है और उसका आयतन बराबर हो जाएगा। तो तीनों घनों के आयतनों का योग बड़े घन के आयतन के बराबर होगा बेटा। तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 1 क्यूब, क्योंकि घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। ठीक, इन सभी का जो घन होगा वो 1 क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो सभी को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 216 बराबर होगा ए क्यू के। तो ए क्यू बराबर जो होगा 216 आया, तो ए बराबर आ जाएगा करड़ी 3 216। तो ए बराबर वैल्यू जो निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है तो घन की भुजा पूछी गई थी, तो यही हमारी घन की भुजा होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर और 6 मीटर है। ये लंबाई 11 मीटर और 6 मीटर चौड़ाई है। इस आयताकार टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि पानी को त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ ये हमें पता है कि जो पानी आयताकार टैंक में है वही बेलनाकार टैंक में है। तो कंडीशन ये हुई कि दोनों में पानी का जो आयतन है वो बराबर है। अगर हम
टैंक में पानी का आयतन जितना निकाल लें उसको बेलनाकार आयतन के बराबर कर दें तो हमारी बेलनाकार टैंक के पानी की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो हम लिखेंगे माना बेलनाकार टैंक में पानी की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, इसके साथ साथ हमें जो चीज़ दे रखी है उसको भी लिख ले रहा हूँ। आयताकार टैंक के लिए आयताकार टैंक में L बराबर 11 मीटर, B बराबर 6 मीटर। ठीक, और पानी की H दे रखी है कैपिटल H, हम मान लेते हैं इसकी 5 मीटर है। और दूसरी कंडीशन बेलनाकार टैंक के लिए, बेलनाकार टैंक के लिए तो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या जो है R बराबर है 3.5 मीटर। अब दोनों कंडीशन में जो है कि वो पानी का आयतन समान है, पानी का आयतन समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार टैंक में पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगे L गुणे B गुणे H और इसका फॉर्मूला होगा पाई R स्क्वायर H, यानी बेलन का आयतन जो होता है वो पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ से L की वैल्यू दे रखी है 11, B की 6 गुणे H हमें दे रखी है 5 बराबर पाई 22/7, R हमें 3.5 गुणे 3.5 दो बार है गुणे H। तो यहाँ से एक काम करते हैं बेटा, इसको हम दशमलव हटा लेते हैं। तो 11 गुणे 6 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 35/10 गुणे 35/10 गुणे H, हो जाएगा 7 पंचे 35। हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ H की, तो बाकी का पक्षांतर कर ले रहा हूँ। तो H बराबर हो जाएगा 11 गुणे 6 गुणे 5, नीचे से गुणे 10 गुणे 10 बटे में इधर से ऊपर 22 गुणे 5 गुणे 35। ठीक, इतना। अब हम इसको काट दे रहा हूँ जिससे जो कट जाए, 5 से 5 कट जाएंगे। ठीक, और 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक, और 2 तिया 6 और यहाँ से 5 से काट रहा हूँ इसको, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब ऊपर जो बचा है H बराबर 3 गुणे 2 गुणे 10 और नीचे हमें बचा सिर्फ 7। इसको जब तोड़ेंगे तो 10 दूनी 20 दिया 60 बटे 7। तो H बराबर इसको डिवाइड करेंगे 8.7 56 4 0 7 पंचे 35 5 0 7 सत्ते 49 8.57 मीटर। इसको हम लगभग में ले सकते हैं H बराबर 8.6 मीटर, यानी बेलनाकार जो टैंक में पानी का आयतन होगा वो 8.6 मीटर होगा। इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक धातु के घनाभ की भुजाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है। तो हमने पहले ही एक क्वेश्चन में बताया था कि जब कोई चीज़ पिघलाकर बनाई जाती है तो उस कंडीशन में आयतन समान होता है। तो हम मान लेते सबसे पहले, माना घन की भुजा A सेंटीमीटर है। ठीक, और आयतन समान होगा तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है L गुणे B गुणे H और यहाँ से इसका आयतन होता है AQ। तो वैल्यू पुट करो 100 गुणे 80 गुणे 64 बराबर AQ। हमें वैल्यू चाहिए A की, तो A बराबर हो जाएगा कड़ी 3 100 गुणे 80 गुणे 64।
इसको मल्टीप्लाई कर दो 3, तो यहाँ से 1 0 यहाँ ले रहा हूँ, गुणे 64 अट्ठे होते हैं 512। 512 8 का घन होता है और a से 10 बराबर निकलेगा 8 गुणे 10 बराबर 80 सेंटीमीटर। तो a की माप जो निकली a बराबर 80 सेंटीमीटर निकल के आया। अब हमें पूछा गया कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 गुणे 80 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 80 का स्क्वायर होता है 6400। मल्टीप्लाई करो 6 चौको 24, 2 36 और 2 38, और ये 38,400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।